गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान डिफेंस एकेडमी में। और आज हम जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप की सीरीज चल रही थी रागा पोर्शन की, तो आज ये सेकेंड मॉक टेस्ट होगा आपका। 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको इसमें, जो आपके इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जीके के हैं और मैथ के क्वेश्चन हैं कुछ, और रीजनिंग के। जो आपका एक्स वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहते हैं। बाकी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो है इसमें समथिंग 28 से 30 के समथिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 70 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 30% लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो उसने कहा एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि मैं सीपी 100 मान लूं, यदि मैं आपसे कहूं इसका जो सीपी है वो आपका क्या है 100 है, आपने सीपी यदि 100 मान लिया, ओके, तो एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि आपका सीपी 20 है 100 है तो 20% लाभ पर बेचा गया, तो आपका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो परसेंटेज में क्या होता है कि हर चीज 100 होती, आपने 100 माना सीपी, 20% का लाभ हुआ तो हम 100 का 120% निकालते हैं, तभी तो आपका आ पाता है। तो हमने 100 का 120% निकाला, जैसे ही हमने 100 का 120% निकाला तो आपका 120 आ गया। तो 120 क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया, एसपी हो गया। ओके, तो उसने ये कहा दिया गया यदि इसे 70 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, उसने कह दिया 70 रुपए अधिक, 70 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 30% लाभ होता। अब इसका मतलब एसपी अगर फर्स्ट 120 है तो इसे दूसरे वाले एसपी में कितने का लाभ हो रहा है 130 का, क्योंकि उसने बोला ना 30% का लाभ हो जाता, तो 130 का मतलब 30 का लाभ हो रहा है। तो जो SP2 होगा आपका, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, तो 130 हो जाता। तो उसने कहा है कि 70 रुपए अधिक। अब ये जो 70 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तभी तो उसे 70 रुपए अधिक हो पा रहा है। आप ये देखें उसने कहा है कि एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 रुपए में खरीदा था उसने तो 120 में बेचा गया। इसे 70 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि इसे 70 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो जो लाभ हो रहा था उसे वो 30% का होता, मतलब 100 रुपए की चीज 130 में बेची जाती। तो अब जो देखें आप दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वही तो 70 रुपए है, वरना उसे एज इट इज लाभ होता तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 70 रुपए अधिक का लाभ कब हो रहा है, जब वो 130 में बेच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ देखो 120 से 130 10 अधिक है, मतलब 10% की वैल्यू कितनी है आपकी 70 रुपए, तो 1% की वैल्यू 70/10। और यदि मैं आपसे 100% की वैल्यू पूछूं तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 700 रुपए। आपका जो सीपी है वो कितना है 700 रुपए। देखो आप यदि आपको कंफ्यूज है तो आप चेक कर सकते हैं कैसे। 700 रुपए सीपी है, 20% लाभ है, तो आप इसका 120% निकालें, देखो 700 को सीधा एक बार चेक कर लें आप, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 120% निकाला आपने, 6284 840 आ जाएगा। देखो ऐसे हुआ तो 2 से 0 गने 62 840, और यदि आप 700 का 130% निकालें तो कितना आ जाएगा 6391, मतलब 910। अब 910 और 840 का डिफरेंस देखें, देखो 0 11 में 4 के साथ, देखो ये आ गया 70 रुपए। तभी तो ये कह रहा था कि उसने क्या कहा था कि यदि एक रेडियो को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 70 रुपए अधिक पे बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। हमने मान लिया सीपी आपका 100 था, इसे 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 में बेचा, और यदि इसे 70 रुपए का अधिक का लाभ होता, यदि वो इसे 30% लाभ पर बेचता मतलब 130 में बेचता। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो 70 रुपए है कि नहीं। तो 10% की वैल्यू 70, तो 1% की वैल्यू 70/10, तो 100% की 700। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। देखो सिंपल है ये तो,
मतलब ये हुआ कि P जो है आपका वो मान लें आप 10x है, रेशियो से हटाएं तो एक वेरिएबल लग जाता है, वही लगा दिया मैंने। और जो SI है आपका 5 वर्षों का कितना है 3x, ठीक है। और टाइम आपको दिया हुआ है कितना 5 ईयर, ठीक है। और आप क्या निकालना चाहते हैं, रेट निकालना चाहते हैं, मतलब ये हुआ रेट आपको बतानी है, ठीक है। टाइम आपको दिया है 10x 3x और टाइम आपको दिया है 5 वर्ष और आपसे रेट पूछती है, ये पूछिए। देखो अब सिंपल फॉर्मूला होता है क्या रेट का, ब्याज इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। रख दें आप, ब्याज आपका 3x है इंटू 100 अपॉन में आपका आ जाएगा क्या 5 वर्ष इंटू और क्या है आपका टाइम कितना है 5 वर्ष और P कितना है, सॉरी P है आपका 10x एंड टाइम कितना है आपका 5। देखो x से x कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, 2 2 3 है 6, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 6%। आपकी रेट कितनी होगी 6%, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। R बराबर कितना 6%, यही आपका राइट आंसर। ओके आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखो। किसी राशि पर अगला फिर किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 63 के बराबर होगा। देखो इसको एक तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, जब भी आपके 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, जब भी आपका 2 वर्ष CISI का अंतर हो और 2 वर्ष दिया जाए तो आपका सीधा वो होता है क्या फॉर्मूला, अंतर बराबर डिफरेंस जिसे कहते हैं। डिफरेंस मतलब CISI का, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका अंतर आएगा वो किसके, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P R अपॉन 100 की होल पावर 2, ये होता है। तो P आपका क्या है निकालना है, वो तो CISI का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 63, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। आपका P निकालना है आपको, R आपको दिया हुआ है क्या 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100 की होल पावर क्या जाएगी आपकी 2, यही आएगी। देखिए P आपका जो कहते हूँ इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 100, 2 बार 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 63, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स ये हो जाए 400, 400 को मल्टीप्लाई होगा 63 में, तो आपका P बराबर आ जाएगा 63। देखो यहाँ से कुछ नहीं ऐसा मल्टीप्लाई करा दिया, इस 400 का यहाँ मल्टीप्लाई 63 इंटू 400, 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसमें तो 4 × 12 की 2, 4 × 24 1 25, तो 25,200 रुपये आपका आएगा प्रिंसिपल। राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ये वाला 25,200, ये वाला आंसर। ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फॉर्मूला आपको याद हो, CI एंड SI का जो डिफरेंस होता है P = R अपॉन 100 का होल पावर 2 और सीधा आपने मान रख दिए, सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन को 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 घंटे लगते हैं, उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो ये तो आसान है, बचपन से पढ़ते आए हैं आप, D बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। D बराबर आपको दी हुई है 600 किलोमीटर, ओके, और स्पीड आपसे पूछिए, टाइम आपको दिया हुआ है क्या 30 घंटे, 30 घंटे दिए हुए, तो आप यहां से S बराबर निकालेंगे, S बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 600/30, यहां से आपने तो S बराबर क्या आएगा आपका 20, ये आया आपका किलोमीटर पर आवर में, याद रहे ये किस में आया था किलोमीटर, लेकिन आपके जो आंसर दिए गए हैं वो मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे आप चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम करते हैं 5/18 का क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 2 से ये 9 बार, तो ये हो जाएगा आपका 50/9 मीटर पर सेकंड, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये और इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन 50/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। T बराबर सीधा लगाया S × ST स्पीड एंड टाइम, और आपकी स्पीड निकल आई S बराबर, ये देखो निकल के आ गई,
और इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको करना था 5/18 का। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो इसके लिए क्या है, देखो इस ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो प्लस जो पुल की लंबाई है वो, ये दोनों दूरी तय करेगी कौन? रेलगाड़ी। हमेशा याद रखें। तो ये टोटल दूरी मान लेते हैं हम इसे, ये होगी टोटल दूरी, और उसने चाल दी हुई है तभी से समय पूछा है, तो टी बराबर हमने फॉर्मूला लगाया है, तो दूरी बटे चाल। चाल क्या होती है? टी बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी बराबर डी बटे मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो होता है फॉर्मूला। ओके, अब ये आया कहां से? अभी मैंने आपको बताया डी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड यहाँ इंटू में इस साइड आई तो डिवाइड में हो गई, तो डी अपॉन एस बराबर आपका आ गया टी, ऐसे आ गया ये फॉर्मूला। ओके, टी बराबर, तो देखो ये दोनों जो ट्रेन की लंबाई होती है वो एंड जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है वो उन दोनों को क्या करते हैं हम? ऐड। ये हो गई आपकी टोटल दूरी जो ट्रेन चल रही है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। देखो अब हमेशा डिजिट्स का यूनिट्स का याद रखा गया, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर है, इसे चेंज करें हम, तो 40 किलोमीटर पर आवर को 40 किलोमीटर पर आवर को यदि आप मीटर प्रति सेकंड में वो करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अरे बोलो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से ये 20, ये 9। ओके, तो 20 100/9 आ जाएगा आपका, आ गया 100/9। ठीक है, तो आप यहां पर रखेंगे 100/9, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें। देखो ये आपका हो जाएगा 4 2 600, ये हो जाएगा 100, ये 9 जो है ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये 9 पलट के ऊपर, तो यहाँ जाएगा 9, ये कैंसल, ये कैंसल, 9 6 54 सेकेंड लगेगा उसे टाइम, ट्रेन को पुल पार करने में कितना टाइम लगेगा? 54 सेकेंड। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो 54 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 54 सेकेंड लगेगा उस ट्रेन को पुल को पार करने में। ओके, आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। अब आपको इसमें बताना है कि व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर्स। जो ये आपकी रेशनल नंबर्स देखिए क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और आपका Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। P/Q जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q आपका कभी भी क्या ना हो 0, वो कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर्स। तो ये आपके रेशनल नंबर से आपको ये बताना है कि इनका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग मतलब होता है, क्या होता है? घटता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। सॉरी, डिसेंडिंग होता है घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग मतलब होता है पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और असेंडिंग होता है बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा डॉट 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 बड़ा बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग क्या होता है? घटता हुआ क्रम में पहले 8 आएगा, फिर 5 फिर 7 आएगा, 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। ये होता है डिसेंडिंग घटता हुआ, ये होता है असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम। तो असेंडिंग में करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप देखें सबसे छोटा, और प्लस माइनस में छोटे बड़े का आप डिफरेंस पता है कैसे लिया करें? माइनस में क्या होता है कि जो जितना बड़ा नंबर होगा, अगर उसके आगे माइनस लगा है, जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, ये याद रखें आप। ठीक है, प्लस वाले में जो बड़ा होता है वो बड़ा, लेकिन माइनस वाला यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो जितना बड़ा नंबर है उतना ही छोटा होगा। ठीक है, देखो इन सब में माइनस लगा है, तो आप पहले आप इसे उसमें ले आए, किसमें? दशमलव में। तो आप 7/10 लाएंगे तो 0.7 आ जाएगा इसका आंसर, 0.7 माइनस का आ जाएगा कि नहीं? एक नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, अब 5/8 को करेंगे आप, तो 5/8 को यदि आप डेसिमल में लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका 8 6 48, 8 6 48, और 2 बचा, 8 2 16, ये आएगा। 2 डिजिट तक निकालने आप बस, 0.62 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 2/3 को करेंगे आप, ये भी माइनस का है, याद रखें। फिर आएगा आपका क्या? 3 6 और 3 6 18,
वो 0.66 जाएगा तो 2 तक लेना है आपको, ठीक है। अब देखो, आप इसमें बताएं, मैंने बताया आपको जो बड़ा होगा वो छोटा, माइनस में क्या होता है, तो सबसे बड़ा क्या है, ये है, तो सबसे छोटा यही हो गया, सबसे छोटा है आपका 0.0 से 0.7, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, तो ये उससे छोटा होगा, तो 0.66, ये इससे छोटा, तो सबसे पहले आपका आ गया क्या, माइनस के 7/10, सबसे छोटा, इससे बड़ा है आपका माइनस के 2/3, और जो आपका सबसे बड़ा है वो है आपका माइनस के 5/8, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, माइनस वाले नंबर्स में क्या, अब जैसे अगर यहाँ पे 8, 9, 10 होता, तो यहाँ पे सबसे छोटा होता 8, फिर 9, फिर 10, लेकिन यदि मैं इनसे कह दूं ये माइनस के हैं आपके, तो इसमें क्या होगा, सबसे छोटा माइनस का 10, फिर माइनस का 9 एंड माइनस का 8, तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है माइनस में, ये किया है हमने। तो वैसे ही जो बड़ा है 0.7 बड़ा है तो सबसे छोटा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑर्डर, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, 7/10, 2/3, 7/10, 2/3, 5/8, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ओके। चलिए आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन, कि एक वृत्त का परिमाप तथा वर्ग का परिमाप बराबर है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड वृत्त का परिमाप, द सर्कल ऑफ पेरीमीटर, वही होता है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज सेम, दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ परिधि और जो परिधि होती है उसकी सर्कमफेरेंस जिसे कहते हैं वो, तो जो वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 2πr, याद रखें आप, सर्कमफेरेंस सर्कल की होती है 2πr, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड, ये तो आपको पता है, ये दोनों सेम है, ये आपको दिया हुआ है किसमें, क्वेश्चन में। आगे देखें, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, अब जो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है आपका πr², ये आपको दिया हुआ है 616, दिया हुआ है कि नहीं। आप इससे पता है क्या, आप इससे r निकाल लेंगे, r यहां रख देंगे तो आपकी साइड आ जाएगी, और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है। देखो यहाँ ये 22/7, ये तो सभी को पता है, ये r² = 616, ओके। यहाँ से r² का मान निकालेंगे तो आप 616 इंटू 7/22, यहाँ पे प्लट के गुणा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 22 से कट जाएगा पूरा पूरा, कितनी बार 22, 2 जा 44, 44 में से ये घटाएंगे तो आपकी 17 बचेंगे, 17, और 17 8 टाइम्स, 22 8 जा होता है 176, 176 8 टाइम्स, तो यहाँ 28 आया, मतलब ये हुआ आपका r² बराबर आ गया 28 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 4 इंटू 7, ये वाला। देखो आप मल्टीप्लाई ना कराएं इसको, कुछ मतलब का नहीं है आपका, 7 इंटू 4, अब देखो r बराबर करेंगे आप तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब अंडर रूट में, अंडर रूट 7 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देखो एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर, तो r बराबर आपका क्या आ गया 14 आ गया। इसमें मैंने क्या किया, बाहर ले लिया तो 7 इंटू 2 आ गया आपका, यहाँ पर 7 इंटू 2, अरे स्क्वायर होता क्या है, 2 के जोड़े बना लिए मैंने, 2 का ये जोड़ा, 2 का ये जोड़ा, 7 एक बाहर आ गया एंड 2 एक बाहर आ गया, तो r बराबर 14 आ गया आपका। अब आप यहाँ पे यदि r बराबर 14 रख देंगे तो आपकी वो आ जाएगी, देखो 2 इंटू 22/7, मैं इस वाले इस पे रख रहा हूँ ये, ठीक है। r का मान आपको दिया है 14, अभी बताया था, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये आपका बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से दूर रख दूंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r आपको दी हुई मैंने बताया 14, और ये बराबर है आपके 4 इंटू साइड के, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, 7 से ये कट गया 2 बार, ओके। अब ये 4 है तो 2 2 जा 4, 2 से ये 2 कट गया, तो आपकी जो साइड आ गई वो साइड कितनी आ गई 22, इसमें कोई दिक्कत, 22 साइड आ गई आपकी, ये काट दिया मैंने यहाँ से, 2 से ये 2, ये 4 कट गया, ठीक है। साइड बराबर 22। अब एरिया ऑफ क्या पूछा है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड आपकी 22 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर आपका ये यहाँ से निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा 22 इंटू 22 इक्वल टू होता है 484, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। सेंटीमीटर में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ अगर कंफ्यूजन हो तो देखो मैंने इस यहाँ से 7 से 2 बार ये घटा, ये 2 2 जब 4 होता है कि नहीं, और ये 4 से 4 ऐसे काट दिया मैंने, क्योंकि 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके। सो साइड बराबर आपका 22 आ गया, ओके, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखें कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। देखो ये मैं आपको ट्रिक से भी बता देता हूं और थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी। देखो कॉमन सेंस कैसे लगाना है। 100 प्रक्षेपणों का माध्य 50 है। यदि दिए गए एक प्रक्षेपण के मान को 50 से स्थान पर 10 कर दिया जाता है तो परिणामी माध्य होगा। देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, मतलब ये हुआ 50 की जगह पे हमने 40 कर दिया, मतलब टोटल उसमें जो वैल्यू कम हुई वो 10 हुई कम कि नहीं, 10 कम हुई। अब जब 10 वैल्यू कम हुई और टोटल जो प्रक्षेपण थे आपको, मतलब ये 10 जो है वो सब में बटेगा 100 प्रक्षेपणों में, तो बांट दो इसको। ये कैंसल 1/10 मतलब 0.1। अब जो पहले माध्य था उसमें 0.1 कम हो गया, 50 में 0.1 कम कर दोगे 49.9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। देखो सिर्फ मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना था, आपका आंसर आ गया। अब देखो मैं बता देता हूं कैसे आ गया। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक्स। देखो यहां कैसे आ गया। 100 प्रक्षेपणों का माध्य मतलब माध्य बराबर, देखो 100 प्रक्षेपणों माध्य कितना है 50 था। माध्य बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, मतलब प्रक्षेपणों का एडिशन मतलब योग बटे संख्या जो प्रक्षेपणों की संख्या है, यही तो होता है। तो आपको माध्य दिया है 50, आपको योग पता नहीं है और संख्या दी है आपको 100। तो आपका जो योग निकल के आ गया वो कितना आ गया, देखें आप 5000 नहीं आ गया, आ गया 5000 निकल के आ गया। आपका जो एडिशन टोटल होना है 5। अब उसने कहा है कि 50 के स्थान पर 40 कर दिया। अब मतलब आपको जो टोटल प्रक्षेपण तो 100 ही रहेंगे। देखो यहां पे देखें 50 के स्थान पर क्या कर दिया, प्रक्षेपण के मान को 50 के स्थान पर 40 कर दिया। मतलब जो आपको एडिशन था उसमें 50 के स्थान पर 40 कर दिया, मतलब 10 कम हो गया। अरे सोचो आप 50 के स्थान पर 40 कर दिया तो 10 कम हो गया ना, तो टोटल आपका योग कितना है 5000, तो 10 कम हो गया, 10 कम कर दो इसमें कितना आ जाएगा 4990, ये आ जाएगा। अब 4990 आ गया। अब टोटल प्रक्षेपण कितने थे 100 कर दो, तो देखो 0 से 0 कैंसिल पॉइंट, तो 49.9 हो गया। वो वैसे ही आया था 49.9, जी हो गया राइट आंसर। ओके कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़े फिर। देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 ऑफ 1/7 डिवाइडेड बाय 1/7। देखो पहले आप इसको सॉल्व कर लें। देखो 5/2 ऑफ का होता है मतलब इनटू होता है कि नहीं, ये 5 जब कहते हो और ये डिवाइड का मतलब होता है 1/4, ये कर सकते हैं कि नहीं, माइनस ये हो जाएगा आपका 2। अब देखो 2 ऑफ का मतलब होता है 1/7। ओके अब ये 1/7 है, ये पलट के गुणा हो जाएगा 7/1। जब भी डिवाइड दिया हो तो उसको मतलब डिवाइड की जगह इनटू लगा दो और उसको पलट दो आगे वाले में, ठीक है। तो ये 7 से 7 चला गया। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25/8 माइनस का 2, 8 दूनी 16, 25 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9/8 ये आ जाएगा। देखो इसको मैंने ऐसे 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 सॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस के 16/8। देखो जब भी आपको जल्दी जल्दी वो किया करना हो फ्रैक्शन को सॉल्व, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई। ओके तो ये आपका 9/8, दैट इज द राइट आंसर। 9/8 आपका ये है। ओके इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपको P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू 6, 5 and 12 दिया है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ P अपॉन Q, Q अपॉन R एंड R अपॉन P, ये बताना है आपको। देखो P अपॉन Q आपको बताना है, तो P Q R तो दिया हुआ है आपको, P रेशियो Q रेशियो R, ये आपको 6:5:12 ये दिया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब P अपॉन Q बोला है तो P का मान 6 है, Q का मान 5, तो यहाँ पे 6/5 कर दो आप। ओके रेशियो Q अपॉन R बोला है, Q आपका क्या है 5, R कितना है 12, R अपॉन P बोला है, R है आपका 12 अपॉन P, P कितना है 6। बोलो ये से ये 2 हो गया। अब देखो 6/5 मत काटो इसे, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्या आपका 12/6। देखो
इनको सॉल्व करने का तरीका ये 5, 12 एंड 6 का आप एलसीएम ले लें और सभी में मल्टीप्लाई करा दें। तो 5, 12, 6 का एलसीएम होता है 60, तो हमने सभी में क्या किया 60 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पे ये 10 बार चला गया, ये यहाँ पे 5 बार चला गया, ये यहाँ से 12 बार। तो 12 6 72 बरछंग 72 अनुपात 25 अनुपात 120, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ये वाला राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखें अगला क्वेश्चन कि कितना एकल बट्टा 20% एंड 5% के उत्तरोत्तर बट्टे के तुल्य मान है। आपको ये बताना है कि हम या तो ये दोनों बट्टे दें या एक लगातार मतलब एक पूरा बट्टा दे दें, या तो इन दोनों बट्टों को बारी बारी से दें या फिर एक साथ बट्टा दे दें। तो हमको ये बताना, आपको ये बताना है कि हमें ये दोनों इकट्ठे बट्टे नहीं देने, मुझे मेरे 20% 5% का बार बार इकट्ठा बट्टा देना, एक साथ में पूरा क्लियर हो जाए आपका। तो देखो कैसे होगा। अब इसको करने का मैं आपको एक बहुत आसान तरीके बताता हूँ। 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें आप। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20/100 करेंगे। 20% की देखो 100 को हटाना है यदि तो 100 का डिवाइड करें और 100 लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 1/5 होगी। ठीक है, अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो रही है। जैसे अगर 5 रुपए दिए आपको, अब 5 रुपए की आप शर्ट कोई चीज लेने गए, 5 रुपए शर्ट मान लो, एक शर्ट थी 100 रुपए की मिल रही थी, मैं कहूँ आपको 5 रुपए का इसमें मैंने बट्टा दे दिया, 5 डिस्काउंट दे दिया। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, 5 रुपए की छूट दे दी, तो आपकी जो शर्ट थी वो कितने रुपए की आएगी, 95 रुपए में आएगी कि नहीं, 95 रुपए में, बस वही होना है। ठीक है, तो 5%, अब 5% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। मैं इसका बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ आपको, 5/20 सॉरी 5/100 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 1/20। अब देखो 5 में उसने 1 का बट्टा दिया, 1 का बट्टा दिया तो आपकी वैल्यू होगी 4। ओके, 20 में 1 का बट्टा दिया तो कितनी होगी 19। देखो 20 500 1900 को 76, मतलब 100 में उसने कितने की छूट दी, मतलब 100 की कोई चीज थी उसने 76 रुपए में खरीदी, तो कितने का बट्टा मिल गया 24। डिफरेंस कितने का है 24 का है ना, तो उसने 100 में कितने की छूट दी, उसे 24 रुपए की छूट दी। या तो आप दो बट्टे दे दें 20% एंड 5% के, या फिर आप सीधा 24% का बट्टा एक दे दें तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24%। ओके, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। आपको ये श्रेणी है फाइंड करने, अगला नंबर देखो, इसमें गैप देखें आप, 3 में 4 जोड़िए 7, 7 में 4 11, 11 में 4 15, 15 में 4 ऐड करेंगे आप 19 आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। सिंपल है ये तो, आसान। देखिए अगली, कौन से दो चरणों में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे समीकरण, हाँ ये आपका ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये सब आपको चेक करने पड़ेंगे। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये आप जल्दी जल्दी रखते जाएं, प्लस एंड डिवाइड, मतलब इसका मतलब ये होगा प्लस और डिवाइड, ये दोनों इन दोनों के स्थान पे आप रख के देख लें, मतलब डिवाइड की जगह प्लस और डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं प्लस की यहाँ रख रहा हूँ, देखो प्लस एंड डिवाइड, जो प्लस और डिवाइड है उसके मैं चिन्ह जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं 20 यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस कर दूं तो ये 20, और यहाँ पे डिवाइड 20 और माइनस का 20 इंटू, देखो ये 20 यहाँ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये लॉजिक लगा लें कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अगर इसमें 20 के बराबर लाना है तो इसका तो चिन्ह का तो इंपॉर्टेंट है ही रोल, क्योंकि ये इंटू लगा है, यदि 20 इंटू 20 हो जाएगा तो माइनस का 400 आ जाएगा, और माइनस का 400 यहाँ कैसे भी नहीं बन सकता, आप चाहे जो कुछ कर ले, होगी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो दो तो ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो गए। अब इन दोनों को पकड़ लें आप सॉरी पहला हो गया आपका, ऐसे नहीं हो सकता, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, सब चेक करके देखें, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो पहला आपने रखा, पहला आप रख के देखें, प्लस एंड डिवाइड, तो यहाँ पे प्लस रख दिया, तो यहाँ 20, यहाँ डिवाइड 20, ये माइनस का 20 इंटू 20, ये आया। देखो ये हो गया 400, ये माइनस इसका किया तो 1 में, तो ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अगले यहाँ प्लस माइनस, तो 20 डिवाइडेड बाई 20, प्लस की जगह हो जाएगा क्या माइनस, ठीक है, प्लस की जगह आपका माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, ये 20 और यहाँ पे 20 इक्वल टू 20, ये देख चेक करें, इसका हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये भी आपका गलत है। अगला देखें, अब इनटू एंड डिवाइड, इनटू की जगह डिवाइड करेंगे 20, कौन से दो चरणों में परिवर्तन की आवश्यकता
है जिससे समीकरण सही हो जाएगा। सॉरी, देखो आपको लॉजिक लगाना है कौन से दो चरणों में परिवर्तन कर दें आप, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, ऐसे रखने से कुछ नहीं होगा आपका। कौन से दो चरणों में परिवर्तन कर दें? यहाँ पे प्लस कर दें, सॉरी यहाँ पे इनटू कर दें, प्लस एंड डिवाइड, कौन से दो चरणों में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे समीकरण सही हो जाएगा? ट्वेंटी लाना है आपको। देखो 20 डिवाइडेड प्लस 20 प्लस 20, क्या किया जाए, गलत तो नहीं हो गया इसमें? 20 प्लस एंड डिवाइड, देखो आप क्या करें, यहाँ पे प्लस रख दें, यहाँ माइनस रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 20 यहाँ प्लस रखा आपने 20, ये प्लस का 20, ये 20 सॉरी ये माइनस, ये 20, ये प्लस सॉरी माइनस का 20, देखो आ गया आपका 20, 20 20 20 ये 60 हो गया, ये माइनस का 40, 20 20 40 आ गया 20। तो आपको दो चिन्ह रखने हैं प्लस माइनस, यहाँ पे रख दें आप प्लस और माइनस, ये आपका राइट आंसर सेकंड है। यहाँ पे आप प्लस रख दें, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस रखा तो 20 20 20 60 और 20, ये माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 40, ये 60 में 40 क्या 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका देखो, अगला विकल्प चयन कीजिए, ये है आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, विकल्प चयन कीजिए जो तीसरी स्थिति वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा विकल्प पहले विकल्प से। देखो आप इसमें क्या करें, ये 1 है, इसका प्लेस वैल्यू 3 है, ये 5 है, यहाँ पे कितनी है, ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है। अब देखो यहाँ 1 में 4 ऐड कर दिया, 3 में 6 कर दिया, देखो ये आपका 1 3 5 5 9 13 ये है आपके। देखो 1 में क्या ऐड कर दिया आपने 4, 3 में क्या ऐड कर दिया आपने प्लस का 6, ठीक है, और 5 में क्या ऐड कर दिया आपने प्लस का 8। तो वही सेम पोजीशन यहां पे हो जाएगी। डी का क्या है 4, ये है 6, ये 8, ये है, देखो 4 में 4 ऐड कर दो, 4 में 4 ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। 6 में 6 ऐड कर दो, 6 में 6 ऐड कर दिया तो आ जाएगा आप यहाँ पे 12, और 8 में 8 ऐड कर दो, 8 ही तो था यहाँ पे, 8 में आपने 8 ऐड कर दिया तो 8 8 हो जाएगा 16। अब देखो 8 का होता है H और इसका होता है L, 16 का होता है P, HLP जो होगा वो राइट आंसर है आपका, ये है आपका राइट आंसर HLP। ओके आगे बढ़े, चलो देखो अगला क्वेश्चन। राम उत्तर की ओर 300 मीटर चलता है, मान लो यहाँ पे राम खड़े हैं, राम यहाँ पे खड़े हैं राम, ठीक है। अब उत्तर की ओर, इनका उत्तर ऊपर के लिए होगा कि नहीं, यहाँ पे मान लो ये राम खड़े हैं, इनका उत्तर ऊपर होगा, उत्तर की ओर ये 300 मीटर गए, यहाँ पे गए। अब उन्होंने आगे बोला है अपने बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़े और 200 मीटर चले, मतलब देखो ऐसे खड़े हैं तो बाएं ये होगा, तो यहाँ बाएं मुड़े और 200 मीटर चले, 200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ को जा रहे थे, इनकी जो पोजीशन थी वहां को थी, फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेंगे इस साइड तो फिर 300 मीटर, मतलब यहाँ पे आ गए सेम पोजीशन में, 300 मीटर चले यहाँ आ गए। अब ये नीचे को हो गए, ठीक है। अब उसने बोला इस बिंदु पर अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़े, देखो आप ऐसे खड़े होंगे तो ये होगा राइट लेफ्ट आपका यहाँ पे, और कितने 100 मीटर चलते हैं, 100 मीटर चले यहाँ तक।
अब उसने पूछा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर, देखो ये 200 मीटर है तो 100 मीटर तो ये चल दिए, बाकी क्या क्या बचा 100 मीटर, तो शुरुआती बिंदु से कितनी मीटर दूरी है 100 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन। देखो ये बताना है आपको, प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखें देखो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 13 दूनी 26, 13 पना 65 हो गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा, इसका 30 ऐसे आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े, अगला देखें। देखो अगला सीरीज 26 कैसे आया है, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 10 20 से 26, 6 पंचे 30, 8 चौको 32, 30 और 32 62, 8 3 24, 7 पना 35, 24 और जो 35 आएंगे आपके कितने हो गए 59। दिस इज द करेक्ट आंसर 59 ये वाला। ओके चलिए आगे बढ़े, देखिए अगर इस श्रेणी को पूरा करना है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। देखो ये आपका क्रॉस है, इसको आप फोकस कर लें बस, क्रॉस पहले इस दूसरी पोजीशन में या तीसरी में या मतलब चौथी में यहाँ आएगा, ये क्लियर है। तो ये दो तो ऑप्शन वैसे गलत हो गए, अब ये दो ऑप्शन बचे यहाँ। अब देखो आप इसको देखो, ये इस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब ये कहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, चतुर्भुज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आया ना, ये आपका रेक्टेंगल जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है ये यहाँ पे आया इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है चलो आगे देखो, श्रेणी को पूरा करें। देखो अब ध्यान से समझना है इसे, 3 लाइनें थी, ये पॉइंट यहाँ पे एक क्रॉस किया, पॉइंट वहीं रहा और एक क्रॉस और कर दिया उसने, और जैसे ही तीसरा क्रॉस हुआ तो पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया। अब देखो चौथी पोजीशन में क्या होगा, पॉइंट यहीं रहेगा, एक क्रॉस बढ़ जाएगा, तो देखो 4 क्रॉस हो गए और पॉइंट वहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये हो नहीं सकता, ये तो इसमें तीर है, ये हो नहीं सकता, इसमें 3 क्रॉस है तो ये हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखो क्या किया इसने, पॉइंट वहीं पे रखा, मतलब पलट दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है चलिए आगे बढ़े, अगला देखें। देखो अब आपको ये बताना है कि ये जो आकृति है इन 4 चित्रों में कहीं छुपी हुई है किसी में, तो आप देखें गौर से देखो। देखो इसमें तो ये मिल नहीं रहा कहीं, चतुर्भुज के ऊपर डंडी है कहीं, देखो ये चतुर्भुज है, सॉरी ट्राइंगल के ऊपर, इसके ऊपर है नहीं, ये आपका ट्राइंगल है तो इसके ऊपर ये है नहीं, तो अब ये तो हो नहीं सकती, ये कैंसिल हो गई आपकी। देखो सेकंड वाली देखो, देखो ये मिल गई आपको, ये आपका ये बना हुआ और ये सीधा पूरा मिल गया एज इट इज, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है इसमें तो है ही नहीं, ये ना इसमें है, तो ये आपका क्या होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखें, अगला देखें। देखो शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, देखो शब्दकोश में शब्द कैसे देखे जाते हैं, शब्दकोश में जो सबसे पहला शब्द आता है वो एबीसीडी के अनुसार आते हैं, एबीसीडी के अनुसार। देखो सबसे पहले देखें, देखो एस तो सब में है तो पहले वाले को तो टेंशन लेना, दूसरा देखें आप, दूसरा लेटर एच है, एल है, सी है, टी है, तो सबसे पहले क्या आता है एबीसीडी में सी आता है, तो पहले नंबर पे तो ये सी हो जाएगा, और दूसरे में क्या आता है सी डी ई एफ जी एच, तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, एच के बाद आई जे के एल, फिर तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया स्लीप, ये टी है तो ये तो चौथे में आएगा। ठीक है ऐसे देख लेते हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लीप हो जाएगा। चलो आगे देखो, हाँ आपको ये बताना है 73 प्लस 22, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, बताओ 14 कैसे आएगा। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 7 और 3 10 और 8 में से 2 गए, सॉरी इसको जोड़ो, 8 और 2 10, 7 में से 3 गए 4, 10 4 14, 2 1 3, 9 में से 1 गया 8, 8 3 11, ऐसे सेम इसमें होगा, 2 4 6, 8 में 6 गए 2, अरे बोलो 9 में से 1 गया 8, 2 1 3, 8 3 11, ऐसे ही तो हो रहा, 2 में 1 जोड़ा सो यहाँ 3 आ गया, 9 में से 1 घटा दिया। देखो यहाँ ध्यान समझना, मैंने क्या किया 9 माइनस 1 तो ये आ गया आपका 8, यहाँ पे 2 प्लस 1 तो ये आ गया 3, इन दोनों को ऐड कर दिया सो आपका 11 आ गया। तो सेम इसमें करेंगे, मैंने किया 8 माइनस 6, यहाँ पे आया 2 और 2 प्लस 4 यहाँ पे आपका क्या आया 6, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आ गया 8, तो जो राइट आंसर होगा आपका 8 होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनना है आपको। देखो सेलो, गिटार, मुरली, वायलिन, देखो ये दोनों तो सेम है तो ये तो हो ही नहीं सकते, अब आपको सिर्फ सेलो और मुरली में चुनना है। तो जो सेलो है वो गिटार की तरह होता है, आप याद रखें सेलो क्या है गिटार की तरह, तो ये मुरली आपका होगा राइट आंसर।
सेलो जो होता है वो गिटार का ही एक मतलब वायलिन टाइप में ही होता है, वायलिन। ये मुरली है इसका राइट आंसर, ठीक है। मुरली आपकी उसकी बनती है और उसकी धुन भी अलग होती है। ये तीनों सेम वैरायटी के होते हैं, गिटार, सेलो एंड वायलिन। आगे देखें अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ठीक है, सशस्त्र बल होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, एसएसबी वगैरह जो है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आपको ये बताना है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो आपको जो राइट आंसर है वो है पुणे, मुंबई में है, सॉरी महाराष्ट्र में है पुणे एक शहर, तो वहीं पे है ये सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगला देखें, सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? आपको होता है पानी में, एल्कोहल में, कार्बन डाइसल्फाइड में, सोडियम क्लोराइड में। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइसल्फाइड में। सल्फर आपका कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है, ठीक है। आगे देखें, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई और कहां पर, ये बताना है आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके ही नाम पर एक वो रखी गई है क्या यूनिवर्सिटी, और वो यूपी में खोली गई है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप जान लें, यूपी में। अब आपको ये बताना है यूपी में किस शहर में खोली गई है, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ या गोरखपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरठ, और मेरठ जो है वो खेलों के लिए प्रसिद्ध भी है, इसलिए वहां पर मतलब खेलों के सामान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मेरठ में खेली गई है क्या, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, याद रखें आप। हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे हॉकी के, कौन, मेजर ध्यानचंद जी। अब आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में है? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ये सारे जो हैं आपके नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? असम में। असम की जो कैपिटल है वो है आपकी दिसपुर, और यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत बिस्व शर्मा, याद रखें आप, हेमंत बिस्व शर्मा, बहुत अच्छे इंसान है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़े, किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसके स्थान पर आ गया आपका क्या, नीति आयोग, याद रखें आप। नीति आयोग क्या है इसके बारे में भी जान लें। नीति आयोग है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है आपका क्या है, नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। अब प्लानिंग कमीशन को स्टॉप कर दिया गया, उसके स्थान पर एक नई संस्था खोली गई, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और 1 जनवरी 2015 को। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। जिस प्रकार योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वैसे ही नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में आपके जो मोदी जी हैं वो है इसके अध्यक्ष नीति आयोग के। उपाध्यक्ष हैं जो वो हैं राजीव कुमार, कौन है, राजीव कुमार, एंड जो इसके वो है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके अमिताभ कांत, कौन है, अमिताभ कांत, ये भी आप याद रखें, ठीक है। आयोजना की स्थापना जो 1950 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नई संस्था बनी, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, अध्यक्ष होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, और सीईओ वो हैं आपके मिस्टर अमिताभ कांत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष वर्तमान में चुने गए हैं, और इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नए चुने गए वो है विनीत कुमार त्रिपाठी, याद रखें आप। इससे पहले थे आपके सुनीत शर्मा, उससे पहले थे विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार त्रिपाठी, याद रखें आप। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं आपके विनोद कुमार त्रिपाठी, ओके। ये आपका था रागा पोर्शन, 30 क्वेश्चन के समथिंग थे इसमें आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, सारे मैंने अपने हाथ से ही सेट किए थे, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में। योजना आयोग जिस साल 2014-16 के समथिंग 15 या 16 में मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, तो योजना आयोग का क्वेश्चन आया था उसमें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। तो नीति आयोग पूछा जा सकता है आपके एग्जाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।